नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस के टेस्ट सीरीज का ये फुल लेंथ टेस्ट 10 है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिखे हुए हैं। उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्नवालिस कोड कब पेश किया गया था। ठीक है, एक्चुअली हर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं यहाँ पर। तो आपको अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपको 300 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से या इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज कराई गई हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड कब पेश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1793 में। और इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि निजाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध कब लड़ा गया था। When was the battle of Kharda fought between the Nizam and Marathas? तो ये आपका हुआ था 1795 में। तो बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गलत विकल्प का आपको चयन करना है इनकरेक्ट ऑप्शन का। ट्रिटी ऑफ बसीन आपकी 1802 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ था और अमृतसर की जो ट्रिटी हुई थी वह रंजीत सिंह के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये आप कह सकते हैं 1809 या 1809 में हुई थी। तो तीनों ही करेक्ट हैं, आपको गलत का चयन करना है तो कोई भी गलत नहीं है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला लिखा हुआ है बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये आपका हुआ था 1818 में, 1818 में। रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था आपका 1820 में। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट या रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू की गई थी। और तीसरा लिखा हुआ सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत, सब्सिडियरी अलायंस, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, तो ये आपका हुआ था 1798 में। और सगौली की संधि जो हुई थी, या इसको सुगौली की संधि भी कहा जाता है, ट्रिटी ऑफ सुगौली, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि ये हुआ था आपका आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, राइट। तो इस हिसाब से आप देखेंगे सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। When were the central कछर and मैसूर was annexed into the empire of British East India Company? मध्य कछार और मैसूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में कब मिला लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1834। ठीक है, जो आपका सेंट्रल कछार था, मध्य कछार, ये आपका 1834 में विलय किया गया था। और वहीं पर अगर हम मैसूर की बात करें तो इसे 1831 में मिला लिया गया था। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसके शासनकाल में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रिटी ऑफ लाहौर वाज साइंड। तो लॉर्ड हार्डिंगे 1, ध्यान रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो थे, इनके कार्यकाल के दौरान ट्रिटी ऑफ लाहौर साइन किया गया था 1846 में। ट्रिटी ऑफ लाहौर 1846 में साइन किया गया था, 1846 में। और अगर पूछा जाए कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल और वायसरॉय दिस ट्रिटी हैव बीन साइंड, तो ये आप कह सकते हैं गवर्नर, मतलब कि गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। तो लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम आपके गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 विश्वविद्यालय 1857 से पहले या 1857 के बाद स्थापित किए गए थे। तो आपको बताना है ये पहले स्थापित हुए थे जो यूनिवर्सिटीज थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, कि 1857 के बाद एस्टेब्लिश किए गए थे। और पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि 3 यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर 1857 में ही आपके ये तीनों यूनिवर्सिटीज बनाए गए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ना पहले ना बाद में 1857 में बनाए गए थे, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सही विकल्प का आपको चयन करना है करेक्ट ऑप्शन का। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पर हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, ये स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, लॉर्ड मेयो होना चाहिए यहां पर। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये आपका लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक लिखा हुआ है, तो मेयो के ही कार्यकाल में ये भी स्टैब्लिश हुआ था। और काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, ये भी आपकी लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में हुई थी। तो इस हिसाब से आप देखिए कि सही करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तीसरा वाला एग्जैक्टली करेक्ट लिखा हुआ है, सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। When was the Famine Commission under the presidency of Richard Strachey appointed? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये आपके 1878 में की गई थी, 1878 में। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय द फेमाइन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो जो अकाल आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा कि ये आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में गठित किया गया था। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल में, ठीक है। पहले लिप्टन था, फिर रिपन आया था। लिप्टन, रिपन, डफरिन, ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, लिप्टन, रिपन और डफरिन। तो जो आपका फेमाइन कमीशन था, इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके कार्यकाल में होता? तो लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल में होता। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट ऑप्शन का सही विकल्प का आपको चयन करना है। पुलिस आयोग की नियुक्ति लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी, तो गलत लिखा हुआ है। पुलिस आयोग की जो नियुक्ति थी, ध्यान रखिएगा, ये कर्जन के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। और अगर सन पूछा जाए तो 1902 में। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन जो था, ये भी आपका कर्जन के ही कार्यकाल में हुआ था, 1902 में ही। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा कि पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये आपका 1904 में किसके कार्यकाल में होगा? कर्जन के ही कार्यकाल में। और लास्ट लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये भी आप कह सकते हैं कि कर्जन के ही कार्यकाल में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन कर्जन के ही कार्यकाल से संबंधित घटनाएं लिखी हुई हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पटना, तो 1916 में पटना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद सेडलर कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी, ये 1917 में हुई थी। जलियांवाला बाग मैसाकर 1919 में हुआ था, आई होप आप सभी को पता होगा। और अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा, यह 1918 में चलाया गया था। तो अगर आप देखेंगे तो सारे ही क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं, केवल 3 और 4 उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। पहले आपका सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में, देन जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है रिलेटेड टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एबॉलिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन एक्ट। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम और कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, या फिर जो कॉटन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी, उसको एबॉलिश किया गया था लॉर्ड रेडिंग के द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है 1857 के रिवोल्ट के आधार पर। एक तरफ आपके स्थान लिखे हुए, दूसरी तरफ कि उस स्थान पर किसके द्वारा लीडरशिप की गई थी, उनका नाम लिखा हुआ है लीडर का। तो आपको पता है बिहार में जो लीडरशिप थी वो अमर सिंह की थी। राजस्थान में आप कह सकते हैं हरदयाल सिंह की ही लीडरशिप थी, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी उड़ीसा में जो लीडरशिप थी वो आपकी सुरेंद्र शाही की थी, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। जलियांवाला बाग मैसाकर हैड स्ट्रांगली बीन कंडेम्ड इन अ सेशन ऑफ आईएनसी इन 1919। हु अमंग द फॉलोइंग हैड चेयर्ड दैट सेशन? 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक सत्र हुआ था, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। और उस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपका प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, 1919 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, उसकी अध्यक्षता की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सेशन अगर पूछा जाए कहां पर हुआ था, तो 1919 का जो अमृतसर सेशन था, ध्यान रखिएगा अमृतसर। 1919 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, जिसमें आप कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग मैसाकर जो हुआ था उसका बहुत ज्यादा उसको कंडेम किया गया था, या उसकी कड़ी निंदा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14। आपको बताना है गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारत माता समिति, इसका गठन 1904 में हुआ था।
दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि भीकाजी मूवमेंट जो हुआ था, ध्यान रखिएगा ये 1906 में नहीं हुआ था, ये 1902 में हुआ था। और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ये आपका 1905 में ही बना था, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1928 में ही इसका गठन हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सही मिलान का आपको चयन करना है। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, ध्यान रखिएगा ये देवेंद्र नाथ टैगोर की था। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र आप कह सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। सुधाकर जो न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, ये गोपाल गणेश आगरकर का था। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और इंडियन सोशलिस्ट जो समाचार पत्र था, ये आपका श्यामाजी कृष्ण वर्मा का था। ठीक है, तो यहां पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, कालानुक्रमिक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। कैबिनेट मिशन योजना, ध्यान रखिएगा 1946 में इसको ये योजना आई थी। वेवेल प्लान आपका आया था 1945 में। क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में। और माउंट बेटन जो प्लान था ये आपका था 1947 का। तो अगर क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सही मिलान का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके मेजर हड़प्पन साइट्स लिखे हैं, दूसरी तरफ एक्सकेवेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। कोल डिहवा जो कि एक हड़प्पन साइट थी, हड़प्पा उत्खनन स्थल था, तो इसका उत्खनन किसने करवाया था? कोल डिहवा का उत्खनन करवाया था जी.आर. शर्मा के द्वारा। ब्रह्मगिरी का उत्खनन आप कह सकते हैं मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पय्यमपल्ली जो था, इसको आप कह सकते हैं एस.आर. राव के द्वारा एक्सकवेट करा गया था। और बालाथल जो है, इसका एक्सकवेशन किया गया था बी.एन. मिश्रा के द्वारा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सही मिलान का आपको चयन करना है। एक तरफ उपाधियां हैं, दूसरी तरफ शासक के नाम है। तो परम सौगात ये जो टाइटल था, ये था आपका राज्यवर्धन का, ध्यान रखिएगा। और आदि वराह का टाइटल लिया था मिहिर भोज ने। जनेन्द्र का टाइटल लिया था यशोधर्मन ने। लास्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, नरेंद्र गुप्त जो था, ये टाइटल था शशांक का। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो कृष्णा नदी के किनारे आप कह सकते हैं अमरावती कृष्णा नदी के बैंक पर बसा हुआ है। उसके बाद जो विंदार रिवर है, विंदार रिवर के बैंक पर बालाकोट है। बेलन नदी एकदम करेक्टली मैच्ड है, बेलन रिवर का जो बैंक है उसके ऊपर ही जो हड़प्पन साइट हमारी कोल डिहवा वो मौजूद है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और जो हिरण्यवती नदी है उसके किनारे आप कह सकते हैं कुशीनगर बसा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अमोघ वर्ष ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना की थी? तो अमोघ वर्ष के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मान्य खेत की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में। तो अमोघ वर्ष के द्वारा मान्य खेत की स्थापना की जाएगी। और पुलकेशिन प्रथम ने आप कह सकते हैं वातापी की स्थापना की थी। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें परिहासपुर, जो अन्य ऑप्शन इसमें लिखे हुए हैं, तो अन्य ऑप्शन है इसमें परिहासपुर, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना ललितादित्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, और एक और ऑप्शन दिख रहा है राजगिरी, तो इसकी स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मान्य खेत है इसकी स्थापना की गई थी अमोघ वर्ष के द्वारा, और वातापी को फाउंड किया गया था पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है सही मिलान का। एक तरफ आपके एंशिएंट नेम लिखे हुए हैं, प्राचीन नाम, और दूसरी तरफ आपके आधुनिक नाम या मॉडर्न नेम लिखे हुए हैं। कोटि वर्ष, ये प्राचीन नाम किसका था? तो बानगढ़ का। ठीक है, उसके बाद महाचैत्यगिरी आप कह सकते हैं ये प्राचीन नाम था सांची का। महोदय नगर आप कन्नौज को कह सकते हैं। और वेंगई मंडलम जो था ये आपका कलिंग को कहा जाता था। तो इस हिसाब से देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। रमप्पा टेम्पल, तो ये किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? तो आप कह सकते हैं काकतीय डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, रमप्पा टेम्पल। कैलाशनाथ जो टेम्पल था ये आपका पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। हजारा का जो राम मंदिर है, रामा टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। और बृहदेश्वर मंदिर आप कह सकते हैं कि ये चोला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, मोहम्मद गौस निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय के प्रमुख संत थे? तो ध्यान रखिएगा शत्तारी। ठीक है, जो मोहम्मद गौस थे, जो आपका शत्तारी सूफी संप्रदाय था, उसके ये एक प्रमुख संत थे।
और इसका केंद्र अगर पूछा जाए कि कहां पर स्थित था तो ये आप कह सकते हैं ग्वालियर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी गुरु हरगोविंद आप कह सकते हैं अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की थी, और गुरु अंगद जी को जाना जाता है गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड। तो बादलखोल तमोर पिंगला हाथी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़। उसके बाद इसी में आगे लिखा हुआ है कि किस राज्य में धनसिरी लुंगडिंग हाथी अभ्यारण्य स्थित है। तो ये आपका आसाम में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है जो सही से सुमेलित नहीं है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय नेशनल पार्क। और ये कहां पर मौजूद है? ये आपका छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है। अगला लिखा हुआ है कैबुल लामजो नेशनल पार्क, जो कि आपका मणिपुर में है। ध्यान रखिएगा मणिपुर में जो एक फ्लोटिंग वेजिटेशन है लोकटक लेक में, जिसको हम लोग फुंडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मणिपुर में ही लोकटक लेक है, उसमें एक फ्लोटिंग वेजिटेशन पाया जाता है जो कि पानी के ऊपर तैरता रहता है, जिसको फुंडी कहा जाता है, फुंडी। ठीक है, तो वहीं पर उसी जगह पर जो लोकटक लेक है ये आपका कैबुल लामजो नेशनल पार्क में मौजूद है, मणिपुर में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ना, रामसर साइट्स का जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसमें आपका भारत का नेशनल पार्क शामिल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी महात्मा गांधी मैरी नेशनल पार्क ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में ही है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना था। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, और इसी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को ही नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, नागरहोल नेशनल पार्क। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी नेशनल पार्क के नाम लिखे हुए हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है कर्नाटक का, उसी को नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। बाकी महात्मा गांधी मैरी नेशनल पार्क आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में है। कैबुल लामजो नेशनल पार्क के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ये आपका मणिपुर में है। फ्लोटिंग वेजिटेशन फुंडी में, जो आप कह सकते हैं लोकटक लेक है, उसी को कैबुल लामजो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में मौजूद है। और गुरु घसीदास नेशनल पार्क जो है इसी को संजय नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, ये आपका कर्नाटक में है, ना कि मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ऑड वन आउट करना है, विषम विकल्प को आपको बाहर निकालना है। तो लिखा हुआ है पलामऊ टाइगर रिजर्व झारखंड, जो कि बिल्कुल सही है। पलामऊ जो बाघ अभ्यारण्य है ये आपका झारखंड में है। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तमिलनाडु में आपका लिखा हुआ है बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य, तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य है ये कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में नहीं है। ये आपका कहां पर है? कर्नाटक में। तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो औरंग बाघ अभ्यारण्य है ये आपका आसाम में ही मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो जो बांधवगढ़ लिखा हुआ है ये वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है कहां पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सारे नेशनल पार्क बता देते हैं कहां पर स्थित है। पहला है इंदिरा गांधी, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों? क्योंकि बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, टाइगर रिजर्व है। अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कर्नाटक में है। और उदांती सीतानाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो उदांती सीतानाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर अचानक मर नेशनल पार्क, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड। तो एक तरफ आपके स्थानीय पौने हैं, लोकल विंड्स, और एक तरफ कंट्रीज हैं। नॉर्वेस्टर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड की लोकल विंड है। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सेंटा आना कहाँ की है? ये आपकी सदर्न कैलिफोर्निया की है, नॉर्थ अमेरिका में। और पुरगा जो है ये आपका रशिया की है। और लिवेंटर जो है ये आपकी स्पेन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है।
टुगेला जलप्रपात ये आपका साउथ अफ्रीका में मौजूद है, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। युम्बिला जलप्रपात आपका पेरू में है, ये भी करेक्ट है। लेक अननोन फॉल्स, लेक अननोन जलप्रपात जो है ये भी आपके न्यूजीलैंड में है। बाकी जो लिखा हुआ है मोंग फोसिन जलप्रपात, ये आपका जिम्बाब्वे में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका नॉर्वे में है। नॉर्वे में है आपका मोंग फोसिन जलप्रपात, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है, गलत विकल्प का। नागार्जुन सागर डैम, तो ये आपका तेलंगाना में मौजूद है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इंदिरा सागर डैम आपका मध्य प्रदेश में ही है। बिलासपुर डैम, ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में नहीं है, ये आपका राजस्थान में है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, अ प्लेस वेयर रिवर अलकनंदा मीट्स रिवर पिंडर इज नोन एज, तो पिंडर अलकनंदा से जिस जगह पर मिलती है उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है अलकनंदा से, और वहीं से इसे गंगा बोला जाता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, और नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। कर्णप्रयाग में आप कह सकते हैं पिंडार मिलती है अलकनंदा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम हैज द हाईएस्ट लेंथ। तापी रिवर सिस्टम की लेंथ है, आप कह सकते हैं तापी नदी प्रणाली की 724 किलोमीटर। कावेरी रिवर सिस्टम है आपका 805 किलोमीटर का। महानदी है 851 किलोमीटर की, और नर्मदा नदी प्रणाली है 1312 किलोमीटर की। तो सबसे ज्यादा पूछा गया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी प्रणाली, ठीक है। नर्मदा नदी प्रणाली या नर्मदा रिवर सिस्टम 1312 किलोमीटर के साथ यहां पर हाईएस्ट लेंथ की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो आपको पता है पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और तापी, इनका तो नाम आपको याद ही होगा। एक माही रिवर भी है, ये भी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो यहां पर घाघरा नदी लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है। तो यहां पर तीनों ऑप्शन आप कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, लेकिन जो घाघरा है ये आपकी नॉर्थ टू साउथ आती है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ। घाघरा गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, घाघरा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, और एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो घाघरा नदी है ये आपकी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इसी में क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच्ड। गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। तो उड़ीसा में लिखा हुआ है झारसुगुड़ा ताप विद्युत संयंत्र, झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही है, ये उड़ीसा में मौजूद है। पश्चिम बंगाल में लिखा हुआ है उकाई थर्मल पावर प्लांट, तो उकाई ताप विद्युत संयंत्र आपका गुजरात में, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये आपका गुजरात में है। गलत का ही चयन करना था, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका गुजरात में है। बाकी छत्तीसगढ़ में आपका कोरबा थर्मल पावर प्लांट है, और झारखंड में बोकारो थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पेरियार नदी में लिखा हुआ है इडुक्की जल विद्युत संयंत्र, जो कि बिल्कुल सही है। सिलेरू नदी में आपका क्या बना हुआ है बाली मेला जल विद्युत संयंत्र। तीस्ता नदी पे लिख रहा है दुलहस्ती, दुलहस्ती आपका ध्यान रखिएगा चेनाब नदी पर है, ठीक है। दुलहस्ती जल विद्युत संयंत्र जो है ये आपका चेनाब रिवर पे है। चेनाब रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो चेनाब रिवर आपकी सिंधु नदी या इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी जो पंचनद सिस्टम है आपका, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बीज, उसमें ये एक चेनाब है और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। जल्दी से बताइए सिंधु नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब रिवर के बारे में बताइएगा कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर लिखते चलिए। चेनाब रिवर जो है ये आपकी इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और साथ में दूसरा क्वेश्चन है कि इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो कई सारे बन सकते हैं, जैसे इंडस की मेन स्ट्रीम या सिंधु नदी भारत के किस हिस्से से होकर के गुजरती है। तो यहां पर 3 क्वेश्चन मैंने एक्चुअली पूछ लिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इन तीनों का आंसर जरूर लिखिएगा। बाकी सतलज रिवर पे आपका नाथा झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। तो अफ्रीका की टोटल 7 कंट्रीज से इक्वेटर या भूमध्य रेखा आपकी पास होती है। ध्यान रखिएगा अफ्रीका के 7 देशों से भूमध्य रेखा पास होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री। तो आप कह सकते हैं युगांडा, केनिया, सोमालिया, इन तीनों से इक्वेटर पास होती है, टोगो से पास नहीं होती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका की किन किन कंट्रीज से इक्वेटर पास करती है भूमध्य रेखा? तो आप कह सकते हैं पहला है गबन, गबन के बाद कॉन्गो,
कॉन्गो के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद आप कह सकते हैं युगांडा, केन्या, साओ टोम प्रिंसेप, ठीक है, और सोमालिया। तो ये आपकी टोटल 7 कंट्रीज हैं अफ्रीका की जिनसे इक्वेटर पास होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 38। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस एशियाई देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, टोटल 8 एशियन कंट्रीज हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका है ताइवान, ताइवान के बाद आप कह सकते हैं चाइना, चाइना के बाद आपका आ जाता है म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका आ जाएगा बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। तो ये टोटल 8 कंट्रीज हैं एशिया की जिनसे आपका कर्क रेखा गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है। तो आप देखिए इस लिस्ट में यहां जितनी भी कंट्रीज लिखी हुई है उसमें कंबोडिया इस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो समताप मंडल के बारे में लिखा हुआ है, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, कि इस परत में ओजोन परत पाई जाती है, द ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मध्य मंडल में लिखा है यह वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडी है। मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। मीजोस्फीयर में आपका जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबसे ठंडी लेयर मानी जाती है। आइनोस्फीयर, एक्चुअली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आइनोस्फीयर के बारे में है, लिखा हुआ है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर वायुमंडल में पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें इस परत से परावर्तित होती है, तो ध्यान रखिएगा एक्सोस्फीयर में नहीं, एक्चुअली जो पृथ्वी से आप रेडियो वेव भेजते हो वो रिफ्लेक्ट होती है आपके आयनोस्फीयर से, आयन मंडल से, आयन मंडल। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है यही हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत विकल्प का ही चयन करना था, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। एक तरफ आपके पर्वत शिखर है, दूसरी तरफ राज्य के नाम दिए गए हैं, तो डोडा बेटा आपके तमिलनाडु में है, गुरु शिखर आप कह सकते हैं राजस्थान, जो कि बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। धूपगढ़ की पहाड़ियां जो हैं ये मध्य प्रदेश में है, और जो आपका पारसनाथ हिल है ये आपका झारखंड में है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत मिलान का आपको चयन करना है। चांगला दर्रा यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लनाक, जो लनाकला दर्रा है यह लद्दाख को लासा से जोड़ता है, तिब्बत के लासा से, तो आप कह सकते हैं ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। बारह अच्छा पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मनाली और लेह को जोड़ता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी नॉन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। झरिया कोलफील्ड्स, तो ये आपके किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? तो झरिया कोलफील्ड्स आपके धनबाद जिले में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है गिरडीह कोलफील्ड जो है ये आपके कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा, जो गिरडीह कोलफील्ड्स हैं ये आपके हजारीबाग में है, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था, बाकी सारे ऑप्शन यहां पर करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। मोरनी हिल्स आपके हरियाणा में है, खासी हिल्स आपके मेघालय में है, नीलगिरी हिल्स आप कह सकते हैं तमिलनाडु में ही है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जम्पुई पहाड़ियां आपकी त्रिपुरा में है, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी एक बार फिर से देख लीजिए, मोरनी हिल्स हरियाणा, खासी हिल्स मेघालय, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु और जम्पुई की पहाड़ियां त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सहारा डिजर्ट, सहारा मरुस्थल की सीमा से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। उत्तरी अफ्रीका में जो सीमा बनती है सहारा मरुस्थल की, ये तुनीशिया कंट्री है, वहां तक है, ध्यान रखिएगा, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो वेस्टर्न अफ्रीका है वो इरिट्रिया तक नहीं बल्कि नाइजर तक जाता है। मध्य अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है यह आपका छड़ में मौजूद है, और पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको मैप की नॉलेज है और कंट्रीज के लोकेशन का पता है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं, लॉजिकल भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे नंबर पासेस थ्रू द
बोथ कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों से होकर गुजरता है? तो जो आपका नेशनल वाटरवे 4 है, ध्यान रखिएगा, कृष्णा और गोदावरी दोनों से होकर के जाता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 मछली उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है? टॉप 3 फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो टॉप 3 फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आपका आता है उड़ीसा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आपको तीनों लिस्ट में दिख रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी लिस्ट में आपको तमिलनाडु का नाम नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा राज्य भारत के 3 शीर्ष अंडा उत्पादक राज्यों में नहीं आता है? टॉप 3 एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो कौन से हैं? तो सबसे आप कह सकते हैं टॉप 3 एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया है आपके आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए जो महाराष्ट्र ये लिस्ट में कहीं पर भी शामिल नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, भारत मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में 7वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वहीं पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 मैग्नीज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? तो जो घाना है वो टॉप 3 मैग्नीज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की लिस्ट में नहीं आता है। टॉप 3 मैग्नीज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं कौन सी? तो एक आपकी साउथ अफ्रीका है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है आपकी गबन, और नंबर 3 पे है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं घाना कहीं से भी इस लिस्ट में नहीं आता, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट ऑप्शन का सही मिलान का आपको चयन करना है। लार्जेस्ट जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात, भारत का सबसे बड़ा जिप्सम उत्पादक राज्य गुजरात है। अगर अभ्रक उत्पादक राज्य की बात करेंगे, माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो आंध्र प्रदेश है, और लिग्नाइट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का, ये सबसे बड़ा तमिलनाडु है। तो तीनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं, तो आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 50, करेक्टली मैच्ड आपको खोजना है इसमें जो सही मिलान है। तो 28 जनवरी को आप कह सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इनकरेक्ट आपको ढूंढना है इसमें, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो 28 जनवरी वाला हमारा करेक्ट है। अगला लिखा हुआ 22 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ध्यान रखिएगा 22 फरवरी नहीं, ये 2 फरवरी को होता है। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है ये 2 फरवरी को होता है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी 10 फरवरी को आप कह सकते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे होता है, विश्व दलहन दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जब ड्यूरालुमिन बनाया जाता है, मिश्र धातु है ये, तो किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें, या किस तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है? तो जो ड्यूरालुमिन होता है ये आपका बेसिकली बनाया जाता है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इन चारों का इस्तेमाल करके। तो आप देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इसका उपयोग किया जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन है पार्ट का कि इज मैग्नीशियम एलिमेंट यूज्ड व्हाइल मेकिंग द अलॉय ऑफ ड्यूरालुमिन? तो आपको मैंने अभी बताया कि मैग्नीशियम यूज होता है, तो आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, और आप देखिए यहां पर निकल का यूज नहीं किया जाता है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, करेक्ट ऑप्शन का सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 52 है आपका मोनेल मेटल, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। मोनेल मेटल जो होता है इसका यूज केमिकल प्लांट्स में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन ये यहां पर मौजूद है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसका यूज किया जाता है एरोप्लेन्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी रोज मेटल जो है इसका यूज किया जाता है स्वचालित फ्यूज बनाने में। ठीक है, ऑटोमेटिक जो फ्यूजेज होते हैं उनके निर्माण में रोज मेटल का यूज किया जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा विकल्प सुमेलित है पूछ रहा है। तो जो मैग्नीज है इसका अयस्क क्या होता है? आप कह सकते हैं पायरोलुसाइट। निकेल का जो अयस्क है ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा मिलेराइट। यूरेनियम का जो अयस्क है ये आपका पिच ब्लेंड हो जाएगा, और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 54, सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक्चुअली में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। मतलब जो धातुओं की क्रियाशीलता है या अभिक्रियाशीलता है उससे आपको सही अवरोही क्रम में इसे लगाना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा जो सक्रिय हो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो यहां पर आप देखिए ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55,
किस एलिमेंट का दिए गए एलिमेंट्स या तत्वों में किनका परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर सबसे कम है। तो देखिए जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें आपका एक है टेनेसाइन। टेनेसाइन का जो परमाणु क्रमांक है वो है आपका 117। उसके बाद है नियोनियम, इसका जो परमाणु क्रमांक है ये 113 है। उसके बाद है ओगानेसॉन। ओगानेसॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 118 और मास्कोवियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 115। तो सबसे कम आप देखिए नियोनियम हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट ऑप्शन का सही मिलान का आपको चयन करना है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने का काम डायनेमो का होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा की हम बात करेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा आप कह सकते हैं बैटरी, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी हीट को विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वो करता है बल्ब, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके उपकरण दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनको बनाने में जो धातु प्रयुक्त हुई है उसका नाम लिखा हुआ है। तो इमर्सन रॉड जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब में आपको पता है टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। और हेलोजन लाइट जो होता है ना, यहां पर टंगस्टन और सोडियम होता है। और ट्यूबलाइट में आपका मरकरी और फॉस्फोर होता है, तो जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमंड का ही होता है, तो हीरा आप करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल किसका सबसे हाईएस्ट होता है, ज्यादा होता है? तो वो आप कह सकते हैं वाटर का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 48.5 डिग्री होता है। बाकी जो ऑप्शन लिखे हुए इनमें सबका कम होता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो? एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो यहां पर पहला लिखा हुआ है चिकनगुनिया, जो कि होता है एडीज के काटने से। जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी होता है। येलो फीवर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पीला ज्वर जो होता है ये नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो फिलेरियसिस होता है ये भी होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो जो रेस्प्रीन होता है, आप कह सकते हैं कि राउफेल्फिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, ये भी करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट का चयन करना है, ध्यान रखिएगा। थीन जो है चाय की पत्तियों से मिलता है, और जो रबड़ है वो हीबिया पौधे से प्राप्त जो लैक्टेस होते हैं उनसे निकाला जाता है। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया था, और यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं, कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान रखिएगा कि इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। इसको एज इट इज आप याद कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 61, करेक्ट ऑप्शन का सही विकल्प का आपको चयन करना है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, लेकिन कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो उल्टा लिखा है एक्चुअली, जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है लिखा है, तो ये होती है, जबकि कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द एनिमल सेल। तो ध्यान रखिएगा, जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर फाउंड इन द प्लांट सेल, है ना। एनिमल सेल में ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। सी वाला ऑप्शन लिखा है जंतु कोशिका में कई छोटी छोटी राजधानियां हो सकती हैं। एनिमल सेल कैन हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इंसीजर जो होता है कृंतक, इनका कार्य भोजन को काटना होता है। दांत के प्रकार ये लिखे हुए हैं, ठीक है। जो इंसीजर होता है तो इनका जो काम है वो फूड को या भोजन को काटना होता है। रदनक जो होता है कैनाइन, देयर फंक्शन इज टू टीयर द फूड, भोजन को फाड़ने का काम ही करते हैं। और जो अग्र चरणवर्धक या चरणवर्धक होते हैं, प्रीमोलर या मोलार, देयर फंक्शन इज टू ग्रिंड द फूड, इनका कार्य भोजन को पीसना होता है। तो सारे करेक्ट लिखे हुए हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। माल्टेज लिखा हुआ है, इट कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज, तो जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो सुक्रेस होता है, सुक्रेज आप कह सकते हैं, इट कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ना कि गैलेक्टोज। गैलेक्टोज नहीं होगा, यहां फ्रक्टोज होगा। और लैक्टेज जो होता है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, यहां फ्रक्टोज नहीं होगा, यहां पर होगा गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन नंबर 64, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। रिलेटेड टू द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने के रूपांतर संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रकंद जो होता है ध्यान रखिएगा, ये हल्दी होता है। ट्यूबर आप कह सकते हैं पोटैटो को। बल्ब जो होता है आप कह सकते हैं गार्लिक या लहसुन। और जो कॉर्न होता है इट इज अरबी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65, सही विकल्प का आपको चयन करना है। कार्सिनोमा कैंसर, तो कार्सिनोमा जो कैंसर होता है इट इज द कैंसर ऑफ ब्रेन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सार्कोमा कैंसर जो होता है इट इज द कैंसर ऑफ बोन, हड्डियों में ये कैंसर होता है, अस्थियों में होने वाला कैंसर। और लिम्फोमा कैंसर जो होता है इट इज द कैंसर ऑफ बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कैंसर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बॉडी टेलापुटोसिस। तो बॉडी टेलापुटोसिस से वूपिंग कफ होता है, ठीक है, काली खांसी। और जो बॉडी टेलापुटोसिस है ये आपका बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो विटामिन B5 पायरोडॉक्सिन लिखा हुआ है, ये कि जो कि ये विटामिन B6 होता है। पायरोडॉक्सिन आपका B6 होता है, B5 आपका क्या होता है, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी विटामिन ए जो होता है ये आपका रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 जो होता है थायमिन होता है, विटामिन B3 आपका नियासिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं आपके, विटामिन बी और सी, ये आपके वाटर सॉल्युबल हैं, जल में घुलनशील हैं। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में जो घुलनशील होते हैं, वो आपके होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, ए, डी, ई के आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है, रासायनिक नाम लिखा हुआ है एक्चुअली विटामिन का। तो बायोटीन ये आपका विटामिन बी हो जाएगा। फोलिक एसिड जो है और पेंटाथोनिक, ये तीनों या विटामिन बी की श्रेणी में आते हैं। जो आपका फैंटोनाडोइन लिखा हुआ है ये आपका विटामिन के होता है। ठीक है, तो एडीई के आपका वसा में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील नहीं होगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, तो ये आपका विटामिन के है। और एडीई के आपके वसा में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69, तारापुर कमेटी, ध्यान रखिएगा ये आपकी पूंजी खाता परिवर्तनीयता पे आधारित एक कमेटी थी। तारापुर कमेटी ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। नरसिम्हन कमेटी आपकी बैंकिंग रिफॉर्म्स कमेटी थी, तो अल्टरनेट लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा हुआ है। और चक्रवर्ती कमेटी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के ऊपर ये कमेटी थी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय दहेग में ही में है। और दहेग कहां पर है, ये आपका नीदरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो अंकटैड है, अंकटैड का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर आपका नैरोबी है, नैरोबी कहां पर है, ये आपका केनिया में है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर लिखा है मॉन्ट्रियल कनाडा, जो कि गलत लिखा हुआ है। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71, एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ ट्राइबल फेस्टिवल है। तो अरुणाचल प्रदेश का लिखा हुआ है अंबुबाची, अंबुबाची मेला, ध्यान रखिएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, ये आपका असम का है। अंबुबाची मेला असम का है। बाकी जो माघी पूर्णिमा है ये छत्तीसगढ़ की है। और राख दुमनी ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। और साजीपू चीरा ओबा ये आपका मेघालय का है। ठीक है, तो बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए, ए वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 72, गलत मिलान का आपको चयन करना है इनकरेक्ट ऑप्शन का। छत्तीसगढ़ का जो फोक डांस लिखा हुआ है वो पंडवानी लिखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उड़ीसा का लिखा हुआ है तरंग मेल, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। तरंग मेल आपका गोवा का है, तो बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी हिमाचल प्रदेश का आपका छपेली है और कर्नाटक का यक्षगान है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73, इनकरेक्ट ऑप्शन या गलत विकल्प का आपको चयन करना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये आपका जर्मन वॉच का है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो कोई भी गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो असम में लिखा हुआ है होजोंग जनजाति, एक तरफ स्टेट लिखे हुए दूसरी तरफ उनमें पाई जाने वाली जनजातियों के नाम लिखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। असम में आपकी हजोंग जनजाति, हजोंग ट्राइब पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में आपकी नगीशा जनजाति पाई जाती है। महाराष्ट्र में नैकदा जनजाति नहीं पाई जाती, ध्यान रखिएगा। नैकदा जनजाति आपकी गोवा में है।
ठीक है, और गुजरात में आपकी बमचा जनजाति पाई जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75, विच अमंग द फॉलोइंग साइट हैड द फर्स्ट बीन नोटिफाइड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सा स्थल यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सबसे पहले अधिसूचित किया गया था? तो आपको सन पता होना चाहिए। सबसे पहले जो काकतिया रुद्रेश्वर या रमप्पा टेम्पल है, इसको अभी हाल ही में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा 2021 में। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले किसे शामिल किया गया है, तो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद शामिल की गई थी 2017 में, जयपुर सिटी आपकी 2020 में शामिल की गई थी, और जंतर मंतर आपका 2010 में शामिल किया गया था। सबसे पहले आप देखिए जो जंतर मंतर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 76, करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ इंडिया में मौजूद रामसर स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्टेट का नाम लिखा है। हरीके वेटलैंड ये आपका पंजाब में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अष्टामुडी वेटलैंड ये आपका ध्यान रखिए कर्नाटक में नहीं, ये केरल में है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी वधवाना वेटलैंड आपका गुजरात में है और हुकेरा वेटलैंड आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, कितने राज्य नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स कम्स अंडर द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल? तो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो हुआ था, ये स्टेब्लिश किया गया था 1969 में, 1969 में, और इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट्स आते हैं। तो आप देखिए इसमें जो उड़ीसा है वो कहीं पर भी शामिल नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन गिवन अंडर द आर्टिकल 371S? अनुच्छेद 371S के अंतर्गत किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो सिक्किम, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ विधान परिषद में सीटों की संख्या दी गई है, नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आंध्र प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स हैं वो टोटल 58 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र में आपके 78 है, तेलंगाना में 44 नहीं है, ध्यान रखिएगा 40 है। ठीक है, और बिहार में 75 है। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग योजना हैड नॉट बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? वित्त मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना शुरू नहीं की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सी योजना नहीं शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ध्यान रखिएगा, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों ही आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की है। बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, किस तिथि को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इस दिन आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग, इसको अडॉप्ट किया गया था। और अगर नेशनल फ्लैग की बात की जाए तो नेशनल फ्लैग, तिरंगे को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाषाई प्रांत या लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो एसके धर थे। एसके धर कमीशन को आप कह सकते हैं लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। उषा नाथ सेन, इनकी अध्यक्षता में प्रेस गैलरी कमेटी बनाई गई थी, प्रेस गैलरी कमेटी, ध्यान रखिएगा। बाकी एस वरदाचारी जो है, इनके आप कह सकते हैं प्रेसिडेंटशिप में एडहॉक कमेटी बनी थी सिटीजनशिप पर, एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ये बनी थी एस वरदाचारी के नेतृत्व में। और डॉक्टर के एम मुंशी की जो कमेटी थी वो थी आपकी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, किसने बीएल मित्तर की जगह ली थी? प्रारूप समिति में किसने बीएल मित्तर की जगह ली थी, जिन्होंने मतलब समिति से अपना इस्तीफा दे दिया था खराब स्वास्थ्य के कारण? तो ध्यान रखिएगा, बीएल मित्तर की जगह लेने वाले थे एन माधवराव, एन माधवराव, इन्होंने बीएल मित्तर की जगह ली थी। इसी प्रारूप समिति में, ड्राफ्टिंग कमेटी में ही टीटी कृष्णामाचारी की जगह ली थी, मतलब टीटी कृष्णामाचारी ने जगह ली थी डीपी खैतान की। डीपी खैतान की मृत्यु हो गई थी, प्रारूप समिति की बात हो रही है, डीपी खैतान की जगह ली थी टीटी कृष्णामाचारी ने, और आप कह सकते हैं एन माधवराव ने बीएल मित्तर को रिप्लेस किया था। ठीक है,
तो यहां पर आप कह सकते हैं जो प्रारूप कमेटी थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एक्सपर्ट कमेटी थी वो 8 जुलाई 1946 को बनाई गई थी, 8 जुलाई 1946। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन नंबर 85, किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में काम किया है? तो BN राव, ये संविधान सभा के आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। वहीं पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे वो थे आपके HVR अयंगर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 86, किस देश के संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान लिखे गए हैं, है ना, सबसे ज्यादा अनुच्छेदों की संख्या है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रीज लिखी हुई हैं, यूएसए में टोटल 7 आर्टिकल हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आप कह सकते हैं 153 आर्टिकल्स हैं, और कनाडा में आपका 147 आर्टिकल्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में टोटल 128 आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मिलान नहीं है? तो भाग 9 लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी, जो कि गलत है। जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये आपकी भाग 8 में है, ना कि भाग 9 में संविधान के। जो भाग 10 है वो आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का है, और 9B जो है ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। 9B पार्ट जो है ये किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में ऐड किया गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे कि पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी कब ऐड किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, संविधान सभा की 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और विषम विकल्प का आपको चयन करना है। तो आपको पता है जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स की बात होती है, मणिपुर की बात कहीं पर भी नहीं होती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, Which of the following feature of the Indian Constitution has not been taken from the British Constitution? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये आपकी अमेरिकन संविधान से ली गई है, अमेरिका की यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी बाय कैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और सिंगल सिटीजनशिप, ये तीनों ही आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत मिलान का आपको चयन करना है। अनुच्छेद 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 56 आपका राष्ट्रपति शासन है, और 60 आपका वित्तीय आपातकाल है। तो तीनों ही सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91, इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत मिलान का आपको चयन करना है। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ लोकसभा के सीटों की संख्या दी गई है। गुजरात में लोकसभा की टोटल 26 सीटें हैं, कर्नाटक की लोकसभा में टोटल 24 नहीं है, 28 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत विकल्प का ही चयन करना था। बाकी मध्य प्रदेश में आपके 29 है और राजस्थान में 25 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, द रेनबो कैन नॉट बी सीन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट। तो जो रेनबो है, ध्यान रखिएगा, ये डिफ्रैक्शन के कारण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बाकी आपका रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इन तीनों के कारण आपका रेनबो दिख सकता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। और गुवाहाटी हाई कोर्ट में आपके कह सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो त्रिपुरा देखिए लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आपका भोपाल में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका देहरादून में है। तो यही हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहां पर करेक्ट लिखे हुए हैं। जो आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में है, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र आपका कोयम्बटूर में है, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 95, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। तो WWF इंडिया जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, जो कि सही लिखा हुआ है। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था आपका 1975 में, और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये एस्टेब्लिश किया गया था आपका 1980 में। तीनों ही सही लिखे हुए हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 96, फिर आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर जो है आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है।
उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में है, ये भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन का हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। और आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में ना होकर के कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, कौन सी कमेटी ने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1997 में प्रपोज किए थे? तो खान कमेटी थी, ध्यान रखिएगा, 1997 की। बाकी जो सेकंड नरसिम्हन कमेटी थी, वर्मा कमेटी थी आपकी 1996 की थी, और सॉरी जो सेकंड नरसिम्हन कमेटी थी आपकी 1996 की थी, वर्मा कमेटी आपकी 1997 की थी, और खान कमेटी आपकी 1998 की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड फर्स्ट बीन इनेक्टेड? कौन सा एक्ट सबसे पहले इनेक्ट किया गया था? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, जीवन बीमा निगम अधिनियम, ये आपका आया था 1956 में। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1963 में। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, जीवन जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम आया था आपका 1961 में। और भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम आया था आपका 1981 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, LIC एक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 99, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। इंदिरा आवास योजना आपकी आई थी 1985 में, जवाहर रोजगार योजना आपका आया था 1989 में, और सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम जो था ये आपका आया था 1986 में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 100, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ फाइनेंस कमीशन है, दूसरी तरफ चेयरमैन का नाम लिखा हुआ है। तो 10th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो आपके केसी पंत थे। 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपके AM खुसरो थे। 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर सी रंगराजन, और 13th फाइनेंस कमीशन के थे आपके विजय केलकर। तो आप देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच है। अगला क्वेश्चन नंबर 101, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की 1961 में। विश्व व्यापार संगठन की 1995 में, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। तो क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 102, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, ये आपका रांची में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका विशाखापट्टनम में है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च आपका कोझीकोड कलिकट में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर आपका भुवनेश्वर में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च आपका अहमदाबाद में है। तो बाकी सब करेक्ट मैच है, केवल भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान आपका विशाखापट्टनम में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103, एज पर द डाटा ऑफ सेंसस 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड द डिकेडल ग्रोथ रेट हैड बीन नेगेटिव? तो जो दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक कहां पर रहा है, किन 2 जिलों में रहा है उत्तराखंड के? तो आप कह सकते हैं अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। अल्मोड़ा का जो दशकीय वृद्धि दर है ये आपका रहा है -1.28% का, और जो पौड़ी गढ़वाल है इसका रहा है -1.41% का। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104, तो बात हो रही है सेंसस डाटा 2011 की। 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैव द पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 100। तो पॉपुलेशन डेंसिटी 100 से कम 3 जिलों की रही उत्तराखंड के एज पर द डाटा सेंसस 2011। तो इनमें से कौन सा वो जिला नहीं है जो उन 3 जिलों की लिस्ट में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बागेश्वर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी 116 है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। बाकी इन तीनों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 100 से कम है। पिथौरागढ़ का आपका 68, चामोली का है आपका 49, और उत्तर काशी का है आपका 41। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105, सेंसस 2011 के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसका सेक्स रेशियो 900 से कम है? तो नैनीताल का जो सेक्स रेशियो है वो आपका है 934, हरिद्वार का है 880, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हरिद्वार का 880 है। उधम सिंह नगर का है आपका 920,
और देहरादून का है आपका 902। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 106, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ विकासखंड का नाम दिया गया है। तो अल्मोड़ा का जो विकासखंड है वो है द्वारहाट, पिथौरागढ़ का आप गंगोली हाट है, रुद्रप्रयाग का पुरोला लिखा है, गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पुरोला जो है ये आपका उत्तरकाशी का है, जो कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बागेश्वर का है आपका कपकोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 107, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट जिला है, दूसरी तरफ नेम ऑफ तहसील है। हरिद्वार में आपका कौन सी तहसील है? तो भगवानपुर तहसील आपकी हरिद्वार में है। चंपावत में आपकी है लोहाघाट तहसील। उधम सिंह नगर की जो तहसील है वो आपकी है रुद्रपुर में, और नैनीताल की है आपकी कालाढूंगी में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, गलत विकल्प का आपको। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि रुद्रप्रयाग राज्य के 13 जिलों में से चंपावत जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ध्यान रखिएगा, चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उत्तराखंड राज्य का जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, ना कि रुद्रप्रयाग का। तो आप कह सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो रुद्रप्रयाग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर चंपावत होना चाहिए था, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। देहरादून जिले का सबसे पहले स्थापित किया गया था, जो देहरादून जिले था ये आपका 1817 में स्थापित किया गया था। गढ़वाल मंडल की स्थापना आपकी 1969 में ही हुई थी। तो बाकी ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही गलत है, ये हमारा उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी 1976 में की गई थी, 1976 में। और जो सुंदर डूंगा हिमानी है ये किस जिले में मौजूद है? तो ये आपका बागेश्वर जिले में मौजूद है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1010, मुलिंगला दर्रा किसको तिब्बत से जोड़ता है? तो ये आप कह सकते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले को तिब्बत से जोड़ता है। बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है उत्तराखंड का 7 जून 1955 को ये गठित किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, आसन बैराज का निर्माण कब किया गया था? तो आसन बैराज का निर्माण किया गया था आपका 1967 में। और जिम कॉर्बेट ने राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब किया गया था? तो ये आपका 1936 में बनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये आपका कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो देहरादून में मौजूद है। और नानक सागर लेक जो है ये आपका उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में मौजूद है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, उदय शंकर नृत्य नाटक एकेडमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 2003 में अल्मोड़ा में की गई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1916 में कुमाऊं परिषद नैनीताल में बनाया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30 सितंबर 1916, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 115, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस साल स्टैब्लिश की गई थी? तो 1993 में स्टैब्लिश की गई थी, 1993 में। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये कहाँ लोकेटेड है? तो यहाँ इंग्लिश वाले में लिख गया है, मिसप्रिंट है ये, हालांकि हरिद्वार में ही लोकेटेड है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो जो गढ़वाल समाचार पत्र है इसका प्रकाशन वर्ष है 1902। और कुमाऊं मंडल का आप कह सकते हैं जो अल्मोड़ा जिला है वो रंगवाली पिछौरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117, उत्तराखंड राज्य के कितने जिले किसी अन्य राज्य या देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? तो टोटल 4 जिले हैं यूके के या उत्तराखंड के जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो आप कह सकते हैं लैंड लॉक्ड हैं। एक है आपका टेहरी गढ़वाल, फिर आपका है रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, तो जो मंदाकिनी नदी है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, मंदाकिनी रिवर। और देवप्रयाग की शुरुआत से भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मंदाकिनी आपकी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक आती है, और रुद्रप्रयाग में आप कह सकते हैं कि वो अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी आपके अलकनंदा से मिलती है और वहां से इसे गंगा के नाम से
जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कुमायूं रेजिमेंट की स्थापना 1948 में की गई थी, ये गलत है। कुमायूं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, ठीक है, 1945 में। बाकी सारे ऑप्शन सही लिखे हुए, तो ए ऑप्शन गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ये 1968 में दिया गया था। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121, 20-21 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें जनवरी तक 147.78 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई कर लगभग कितने लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है? तो 147.78 लाख क्विंटल जो शुगर केन था इसको पेर करके लगभग 15 लाख टन चीनी बनाया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122, उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं? तो 486 करोड़, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, 20वीं पशु जनगणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल पशुधन की संख्या लगभग कितने लाख है? तो आप कह सकते हैं कि टोटल 44 लाख। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 124, उत्तराखंड राज्य में प्रति भैंस दूध का उत्पादन वर्ष 2019-20 में लगभग कितने किलोग्राम हो गया था? तो प्रति भैंस जो दूध का उत्पादन था वो आपका लगभग 5 किलोग्राम हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 125, अंतिम बाघ गणना के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो 442 बाघ हैं, और एलिफेंट्स अगर पूछा जाए तो 2020 तक टोटल 2026 हाथी हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 126, उत्तराखंड राज्य में भारत सरकार की हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत लगभग 55 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जिलों के कितने विकास खंडों को आच्छादित किया गया है? तो टोटल 9 आप कह सकते हैं विकास खंड हैं, आच्छादित किए गए हैं। और वो 5 जिले अगर पूछा जाए कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक है आपका चंपावत, चामोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी। तो ये टोटल 5 जिले हैं, इसमें आपके 9 विकास खंड आच्छादित किए गए हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में आप कह सकते हैं कि लोकसभा के स्पीकर ने इनॉग्रेट किया है निधि 2.0 स्कीम, ठीक है। और ये स्कीम ऑर्गेनाइज किस मिनिस्ट्री के द्वारा की जाएगी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, विच बॉलीवुड एक्टर हैज रिसेंटली बीन मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा कितनी बढ़ा दी है? तो आप कह सकते हैं 30% तक, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, सही विकल्प का चयन करना है। T20 विश्व कप 2010 की मेजबानी किसने की थी? तो इंग्लैंड ने की थी। विजेता टीम को पूछा जा रहा है कि कौन विनर था, तो 2010 में जो विनर था वो आपका था इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप 2012 का जो विनर था वो था आपका वेस्ट इंडीज। और T20 विश्व कप 2014 का जो विनर था वो था श्रीलंका। और 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर था वेस्ट इंडीज। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एज पर द रिसेंटली रिलीज जो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट, तो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पे जो था वो था अमेरिका। फर्स्ट प्लेस पे आपका अमेरिका था, सेकंड प्लेस पे आपका चाइना था, थर्ड प्लेस पे आप कह सकते हैं स्वीडन, और 9th प्लेस पे आपका इंडिया था। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133,
किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो आपका है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। और किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका कर्नाटक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134, 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठित रैंक 2021 में जगह बना ली है। कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रुड़की वाला है वो इसमें शामिल नहीं है। वो 4 कौन से हैं? तो एक तो आपका IISc बेंगलोर है, ठीक है, उसके बाद आपका IIT बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने हाल ही में एक एप्लीकेशन है ज्ञान, उसको लॉन्च किया है, कंसल्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में किसने ड्रोन बीमा उत्पादक के वितरण के लिए डीप टेक स्टार्टअप ट्रोपोगो के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो वो आपका बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरानवे ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है, आप कह सकते हैं, बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में किसे ट्विटर का नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ट्विटर का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आप कह सकते हैं पराग अग्रवाल को। उसके बाद लिखा है हुआ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस CBIT का जो डायरेक्टर है वो किसे बनाया गया है? नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो वो आप कह सकते हैं विवेक जौहरी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कारों के 6ठे संस्करण की घोषणा, तो आप कह सकते हैं कि गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई है। गोवा में भारत के 52वें फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में की गई है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 140, किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो HSBC बैंक ने। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि विच वर्ल्ड हैज बीन चूजन बाय अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी मेरियम वेबस्टर एज इट्स 2021 वर्ल्ड ऑफ द ईयर। तो नो डाउट वो वैक्सीन ही होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित दुनिया का प्रमुख फैशन ब्रांड पैटागोनिया ने अपने परिधानों के लिए दस्तकारी खादी डेनिम कपड़े का चयन किया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, FAO ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। और यह हस्ताक्षर क्यों किया गया है? टू ट्रेन फार्मर्स इन गुड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मेथड्स। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में किसने कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए एशियाई बैंक ने कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो आप कह सकते हैं हाल ही में असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो टोटल स्टेटमेंट मैंने करेक्ट करके पढ़ दिया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरोलो से सम्मानित किया है? तो आप कह सकते हैं इसका आंसर होगा भूटान। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में जारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पुरस्कारों से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा, SJFI टीम ऑफ द ईयर 2021 आपका इंडिया मेंस हॉकी टीम थी, ना कि क्रिकेट टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर है। बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। ध्यान रखिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 147, अ डिवाइस दैट कॉपीज एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजिंग इज कॉल्ड व्हाट? तो टेक्स्ट और इमेजिंग को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? स्कैनर। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर
आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रिफ्रेश मॉडल डिवाइसेस नेटवर्क कम्युनिकेशन इनटू हाउ मेनी लेयर्स, तो आप कह सकते हैं कि टोटल 7 लेयर में जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रिफ्रेश मॉडल नेटवर्क होता है संचार को 7 परतों में विभाजित कर देता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज का आखिरी सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आईसी जो सर्किट्स हैं, आईसी चिप्स, ये आपकी 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। Okay friends, so thank you so much for participating in this session.